बीते 30 मार्च को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए ने एक विश्व जनसंख्या स्थिति 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में फैमिली प्लानिंग और संबंधित तथ्यों के बारे में कई महत्वपूर्ण आंकड़े बताए गए हैं। यूएनएफपीए के बारे में आपको बताएं तो ये संयुक्त राष्ट्र की यौन व प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसके अलावा अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बताया कि देश में जबरन जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया जाएगा। भारत की जनता इसे खुद से ही नियंत्रित कर रही है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। न्यूज़ दिस आवर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जनसंख्या और संबंधित मुद्दे की। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंतः जीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। समाजशास्त्र में जनसंख्या को मनुष्यों के संग्रह के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान वहां बसे हुए लोगों की संख्या में बदलाव होता रहता है। इसे ही जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। ये धनात्मक भी हो सकता है यानी जनसंख्या बढ़ भी सकती है और ऋणात्मक भी यानी जनसंख्या घट भी सकती है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश की जनसंख्या बढ़कर लगभग 121.07 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये आंकड़े 2011 से संबंधित हैं, जबकि ये 2022 चल रहा है, तो जाहिर है कि अब परिदृश्य काफ़ी बदल चुका होगा। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर संबंधी आंकड़ों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार 2021 में भारत की जनसंख्या लगभग 139 करोड़ हो चुकी थी। वहीं यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति 2022 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल जितने गर्भ ठहरते हैं उनमें से लगभग आधे यानी करीब 12 करोड़ 10 लाख गर्भ अनचाहे होते हैं। अनचाहे गर्भधारण के मामलों में लगभग 60% महिलाओं को अंततः गर्भपात करवाना पड़ता है। दुखद बात यह है कि गर्भपात के इन कुल मामलों में लगभग 45% गर्भपात असुरक्षित होते हैं। जच्चा महिलाओं की 5 से 13% मौतों के लिए ऐसे मामले ही जिम्मेदार होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये स्थिति एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने में एक बड़ी रुकावट है। रिपोर्ट में लैंगिक विषमता और अवरुद्ध विकास के कारण अनचाहे गर्भ के मामलों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए दुनिया भर में गर्भ से बचने वाली लगभग 25 करोड़ 70 लाख महिलाएं गर्भ निरोध के लिए सुरक्षित व आधुनिक तरीके नहीं अपनाती हैं। 25% महिलाएं ऐसी हैं जिनके गर्भधारण पर उनका खुद का वश नहीं है और वे पुरुषों के अधीन हैं। युद्ध एवं संघर्ष की स्थितियों में अनचाहे गर्भधारण में और वृद्धि हो जाती है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में जनसंख्या अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह और अशिक्षा जैसे कारकों को भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा तमाम धार्मिक कारण, रूढ़िवादिता, गरीबी और अवैध प्रवासन के चलते भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय और गरीबी जैसी दिक्कतें उभर कर सामने आई हैं। साथ ही बचत और पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक खर्च, अपराध, पलायन और शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी दूसरी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। रोचक तथ्य ये है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले साल 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इसके बाद फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। इस जनसंख्या नीति का प्रमुख मकसद प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना और गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की ज़रूरतें पूरी करना है। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य जनसंख्या में साल 2045 तक स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी हासिल करना है। मई 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने यानी रिव्यू करने और इससे जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने का काम करता है। इस आयोग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की गई है। बाद में इस कोष को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्थानांतरित कर दिया गया।
गौरतलब है कि आबादी पर काबू पाने के लिहाज से देश में साल 1996 से काहिरा मॉडल लागू है, जिसके तहत आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है, बल्कि शिक्षा के जरिए उनमें छोटे परिवार के प्रति एहसास जगाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, गर्भ निरोधक दवाइयों तक बेहतर पहुंच और परिवार नियोजन सेवाओं के लिए कुशल कर्मियों की बढ़ोतरी जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जनसंख्या नीतियों और तमाम दूसरे उपायों के कारण प्रजनन दर में कमी तो आई है, लेकिन ये अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो ये भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कारगर भी साबित हो सकती है। जनसांख्यिकीय लाभांश, मानव संसाधन में बढ़ोतरी, शक्तिशाली सेना और एक बड़े बाजार को जनसंख्या वृद्धि के फायदे के रूप में देखा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि को सही ठहराया जाए, लेकिन जो जनसंख्या है उसका प्रोडक्टिव एंगेजमेंट होना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे अहम भूमिका सरकार की होती है, लेकिन आम जनता के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी होती है। इस एपिसोड में इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि जनसांख्यिकीय लाभांश को बेहतर बनाने में आपकी क्या सर्वोत्तम भूमिका हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।